नमस्कार साथियों। आज की यह वीडियो हमारी पढ़ने वाली क्लासेज आज जो हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं उसकी आज नहीं है। आज मैं आपको जो एमसीक्यूज़ होते हैं, ये पीवाईक्यू का ही एक मैंने पेपर उठा रखा है। यहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं फिर भी आप अपने गैस के थ्रू, स्मार्ट गैस के थ्रू कैसे आंसर्स तक पहुँच सकते हैं या फिर 50-50 तक भी आप कैसे पहुँच सकते हैं उस पर बात करूँगा मैं। ऐसे ही श्रृंखला में आगे से भी मैं 10-10, 15-15 जितने भी मुझे क्वेश्चन मिलेंगे जो हमारे लॉजिक के थ्रू सही हो सकते हैं, जो और मैंने आपको बताया है कि हर एग्जाम में तकरीबन 8 से 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो ना आने पर भी हम सही कर सकते हैं, जिन्हें हम अमूमन स्किप करते हैं या फिर छोड़ के जाते हैं। तो आपको यही सीखना है, यहाँ पर ये एप्टीट्यूड डेवलप करना है कि हम क्वेश्चंस को स्किप करने के बजाय एक स्मार्ट गैस अगर हम कर सकें तो वो किस प्रकार हमें क्वेश्चंस को सही करने में मदद करता है। ठीक है, तो आज मैं जो भी सिखाऊंगा आपको उसको केवल इस भाव से नहीं देखना है कि हाँ ऐसा एक ही क्वेश्चन मिलेगा। अमूमन आप अपने अन्य क्वेश्चंस पे भी ऐसा अप्लाई करके देखेंगे तो ये बात सही बैठेगी। ठीक है, आपको इसको गौर से करना है। मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ने के साथ केवल पढ़ाई तो सभी करते हैं, किताबें भी अमूमन सभी के पास समान है, फिर भी निकलते केवल 1% ही लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो एमसीक्यू एप्टीट्यूड जो डेवलप होता है उसको वो पहले ही विकसित कर चुके हैं। आपको वही सीखना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं वो यहाँ पर लिखे हैं। आपको इसके आंसर पहले अपने आप आते हैं तो सोच लीजिए मन में, फिर मैं जो इसका डिस्क्रिप्शन दूंगा कि कैसे ये हो सकता था सॉल्व, फिर आप सीखना। देखिए इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। ये PCS 2021 का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ मैं। PCS जो 2021 में हुआ था ना उत्तराखंड का, उसके प्री का पेपर मैंने उठा रखा है, इसमें से ही क्वेश्चन लिए हैं। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इतना मान के चलिए। और ऐसा नहीं कि PCS का पेपर मैं क्यों सॉल्व करूं, आजकल जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है उसमें भी इसी स्तर के क्वेश्चन आ रहे हैं GS के। ठीक है, तो इसको इस आधार पर नहीं छोड़ना है। देखिए इसने पूछा है जो अफ्रीका महाद्वीप है इनमें से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है। चलिए आपको कुछ भी नहीं पता है इनमें से, ठीक है, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ देखिए, ये है गिनी लिखा है और ये गिनी बिसाऊ लिखा है। एक देश दे रखा है गिनी, एक देश दे रखा है गिनी बिसाऊ। अब आप मुझे बताइए, अगर गिनी एक महाद्वीप में है तो गिनी बिसाऊ दूसरे महाद्वीप में होगा। जैसे आपने सुना होगा सूडान, दक्षिणी सूडान और सूडान 2 देश हैं। ऐसे हमने सुना है कॉन्गो है, एक सेंट्रल कॉन्गो है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। यानी एक ही देश का जब 2 हिस्से होते हैं तो हम उसे ऊपर नीचे कुछ ऐसा उसके साथ जोड़ देते हैं। तो सोचिए अगर गिनी और गिनी बिसाऊ, यहाँ पर से मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि गिनी और गिनी बिसाऊ दोनों जहाँ भी होंगे ये एक ही महाद्वीप में होंगे, एक ही महाद्वीप में होंगे। मैं अब देखिए इसमें से कहा है कि अफ्रीका में कौन सा महाद्वीप अवस्थित नहीं। अब 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते, इसलिए गिनी भी और गिनी बिसाऊ भी अफ्रीका महाद्वीप में ही होगा। ये मैंने यहाँ पर से निष्कर्ष निकाला, क्योंकि गिनी और गिनी बिसाऊ सेम नाम है, यानी एक ही के अंग होंगे। तो अब तो ये दोनों आंसर्स नहीं हो सकते। अब मैं क्या पहुँचा यहाँ पर 50-50 में पहुँच गया, इसलिए या तो आंसर गैबन होगा या फिर गुयाना होगा। और अब मान लिया जाए आपको कुछ भी नहीं आता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, अगर आपको दो ऑप्शन है आपके पास, अगर आप उसमें से एक को ट्रिक करते हो तो आपकी 50% चांसेज हैं कि आपका क्वेश्चन सही होगा। यानी आप 2 में से 50-50 करते हो तो एक आपका सही होगा, ये कहता है। अगर एक सही हो गया, एक गलत हो गया, तो ये तो हमें पॉजिटिव मार्क्स ही देगा ना, 0.75 हमें ज़्यादा मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जब आप 50-50 पे पहुँचे तो आप उसको ज़रूर से अटैम्प्ट करें। अब मैंने ये कैसे हटाया, 2 ऑप्शन आप सीखा नहीं सीखा तो सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे एग्जाम आपको आगे भी मिलने ही वाले हैं, ऐसे प्रश्न आपको। अब गेबोन और गुयाना में से एक लगा दीजिए। अब आंसर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर गुयाना जो है ये साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। फ्रेंच गुयाना, देन सुरीनाम, फिर गुयाना, फिर वेनेजुएला, ये सभी कंट्रीज आती हैं, आप देख लेना वहाँ पर। तो ये आपने सीखा तो सही बात है। ऐसे ही मैं आपको और क्वेश्चन भी दिखाता हूँ जिसमें लॉजिक लग रहा है, वही बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करूँगा। अब देखिए ये भी एक क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती। अब आपको ये तो पता है ना, हमारे पास जितने भी महासागर हैं वो कहाँ कहाँ बहते हैं। आपने देखा है हिंद महासागर की क्या स्थिति है, अटलांटिक कहाँ बहता है, और इसमें से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक की बात कर रहे हैं। उत्तरी अटलांटिक यानी ये गोलार्ध है तो ये भूमध्य रेखा है, तो इसके ऊपरी भाग में कौन सी बहती है। अब आप मुझे बताइए, आपने नॉर्वे नाम सुना है कहीं? नॉर्वे कहाँ सुना है? दक्षिण में सुना है कहीं? नहीं ना, ऊपर ही तो सुना है। आपने जहाँ भी सुना है उत्तरी दिशा में ही तो सुना है। तो अगर नॉर्वे, तो फिर नॉर्वेजियन धारा तो उत्तरी अटलांटिक में ही होगी। चलिए अब आते हैं हम फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा नाम कहाँ सुना है आपने? फ्लोरिडा नाम हम अमूमन अमेरिका में सुनते हैं ना, फ्लोरिडा। अब बताइए अमेरिका कहाँ है? अमेरिका आपको साउथ में दिखता है क्या? अमेरिका उत्तर में ही है ना, उत्तरी दिशा में ही है, इसलिए फ्लोरिडा भी उत्तरी अटलांटिक में ही होगा। अब आपने 2 ऑप्शन यहाँ पर हटा दिए हैं, नॉर्वे और फ्लोरिडा हटा दिए। अब बचे 2 ऑप्शन, एक गल्फ स्ट्रीम और एक बेंगुएला। अब मान लिया जाए आपको नहीं आता है ये, लेकिन अमूमन आप गल्फ स्ट्रीम तो हम पढ़ते ही हैं धारा में, क्योंकि बहुत फेमस धारा है ये, गर्म महासागरीय जलधारा है ये।
अगर आपको नहीं भी पता है फिर भी आपको इस 50-50 से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। लगा दीजिए, कोई भी तुक्का लगा दीजिए इसमें, या तो गल्फ स्ट्रीम या तो फिर बेंगुएला। ठीक है, तो इसका आंसर तो बेंगुएला है होने को, लेकिन आपको 50-50 तक कैसे पहुंचना है, अगर एग्जैक्ट आंसर भी नहीं पहुंच पाते तो वो मैं आपको यहाँ पर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बेंगुएला है जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहती है, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में गर्म जल धाराएं हम पढ़ते हैं नॉर्वे के यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये भी हमने देखा। अब ऐसे ही और क्वेश्चंस में यहाँ पर आपको लेके आया हूँ, सीखते हैं। यहाँ देखिए, चलिए ये है एक और क्वेश्चन है जहाँ पर एक है अरावली पर्वत और एक है विंध्य पर्वत श्रेणी। अरावली और विंध्य नाम तो सुना होगा ना आपने इनका पर्वतों का। अब यहाँ पर ब्लाइंड गैस की बात नहीं कर रहा कि आपने कुछ भी नहीं सुना है फिर तो आपको अरावली क्या है ही पता नहीं चल पाएगा। थोड़ा भी जिसने पढ़ा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अरावली आपने पढ़ी है राजस्थान वाले इलाके में, विंध्य भी आपने पढ़ा है, हम पढ़ते हैं कि नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के बीच से जाती है, यानी विंध्य यही मध्य प्रदेश वाले इलाके में। चलिए, यानी ये भारत का नक्शा है। ये अगर भारत का नक्शा है, एक बार मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये है जैसे, तो यहाँ पर अरुणाचल ये अरावली है, यहाँ पर ये विंध्य है बल। हाँ ठीक है। अब ये कह रहा है कि कौन इन दोनों के बीच में है बल, इन चारों में से कौन इन दोनों के बीच में। अब बताइए दक्कन कहाँ है, दक्कन तो दक्षिण में होगा ना, तो दक्कन तो यहाँ कहीं होगा, ये कैसे हो सकता है इनके बीच में। ठीक हो गया। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, आपने कहीं छोटा नागपुर का पठार मध्य भारत में पढ़ा कहीं। हम तो यहाँ छत्तीसगढ़ वाले इलाके झारखंड वाले इलाके में पढ़ते हैं ना छोटा नागपुर के पठार को अमूमन, मतलब आपने सुना भी है। छोटा नागपुर इन दोनों के बीच में तो नहीं ही होगा, इसलिए ये दो ऑप्शन आप आसानी से हटा सकते थे। अब बचे दो ऑप्शन, एक बचा मालवा और एक है बुंदेलखंड। अब मुझे मालवा भी मुझे मध्य भारत में ही जैसा समझ आता है, बुंदेलखंड भी मुझे मध्य भारत में ही जैसा समझ आता है। तो आप इनमें से किसी एक को टिक कर दीजिए, या तो मालवा को लगा दीजिए या तो फिर बुंदेलखंड को लगा दीजिए। ठीक है, लेकिन 50-50 तक कैसे पहुँचे वो तो मैंने आपको सिखा दिया ना, कि आपको एक बार एक भी ऑप्शन हटा सकें तो वो पहले हटाने की कोशिश कीजिए, पहले ही क्वेश्चन छोड़िए मत। क्योंकि अमूमन अधिकांश क्वेश्चन मैं कहता हूँ कि मतलब या तो आपके उससे सही हो जाएंगे या आपको सीधे आता है, नहीं तो आप अगर उसको सोचने की कोशिश करेंगे तो उसके सही आप सही ऑप्शंस तक पहुँच सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ कि यहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ लॉजिक लगा सकते थे। ये कह रहे कि किस देश को हम चीनी का कटोरा कहते हैं। चीनी का कटोरा यानी चीनी बहुत ज़्यादा उत्पादित होती है। अब एक ऑप्शन दे रखा है पाकिस्तान। आपने कभी सुना पाकिस्तान में चीनी बहुत ज़्यादा आती है, चीनी का कटोरा वो भी पाकिस्तान, इसको तो सीधे हटा दोगे ना। चीनी का कटोरा पाकिस्तान को कह सकते हैं नहीं, क्योंकि कभी सुना ही नहीं। चीनी हमारे पड़ोसी देश तो एक तो वैसे ही वो कहाँ पहुँचा है अपनी स्थिति को लेकर, फिर आप चीनी का कटोरा पाकिस्तान को सीधे हटा सकते हो। अब भारत की बात करते हैं। हम भारत में अमूमन ये ऐसी टाइप की चीज़ें पढ़ते हैं कि, तो आपने कभी पढ़ा कि भारत को चीनी का कटोरा कहते हैं। मतलब हम भारत से संबंधित तो ये वन लाइनर चीज़ें पढ़ते हैं ना, लेकिन आपने कभी सुना चीनी का कटोरा भारत को कहते हैं? मैंने कभी नहीं सुना। तो भारत के बारे में तो जो मुझे पता है उतना, उसमें तो मैंने चीनी का कटोरा नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने भारत को भी हटाया। अब फिर से देखिए, मैंने भारत को भी हटा लिया और पाकिस्तान को भी हटा लिया। क्यों? कुछ सोचा मैंने, ब्लाइंड गैस नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर लॉजिक लगाकर अपना जो एप्टीट्यूड है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बचे ये दो हट गए, तो अब क्या, या तो चीन है या तो क्यूबा है। अब यहाँ पर वही आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो लगा दीजिए कोई भी एक आंख बंद करके। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूबा है आंसर। अब कोई कहेगा कि मैं ऐसे सारे क्वेश्चन गलत ना हो जाए। क्यों होंगे सारे क्वेश्चन? प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, अगर हर 50-50 में से आप सही करते हो एक सही होगा एक गलत। अब आपके सारे गलत क्यों हो रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं तो अपनी रणनीति बता रहा हूँ कि अगर मैं 50-50 पे पहुँचाऊँ तो कभी उस क्वेश्चन को लेफ्ट नहीं करता, मैं टिक करता ही हूँ कोई ना कोई ऑप्शन। ठीक है, चलिए आप सीखना, हाँ कुछ जो भी मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और अप्लाई भी करने की कोशिश करना जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए फिर से ये कह रहा है भारत में सार्क यानी दक्षेश है, जो सार्क आपने पढ़ा है ना संगठन, इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? ये क्वेश्चन आया था जब मैंने इसको सॉल्व किया था पेपर को, तो मुझे नहीं पता था ये कब हुई इसकी पहली बैठक। लेकिन मुझे क्या पता था, पता है सार्क का गठन कब हुआ? आपको पता है 1985 में गठित हुआ सार्क। सार्क आपको पता है दक्षिण एशिया का एक संगठन है, भारत सबसे बड़ा है उसमें, फिर वही श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, ये सभी देश इसमें आते हैं। अब बताइए 1985 में इसका गठन हुआ है और भारत में इसकी पहली बैठक कब होगी? 1995 में जाकर, यानी 10 साल बाद होगी भारत में। तब तक भारत पे इसकी बैठक नहीं होगी। मतलब सबसे बड़ा देश है सार्क का और भारत में 10 साल बाद इसकी बैठक हो रही है। फिर देखिए यहाँ पर 2007 दे दी, बाप रे, मतलब 22 साल बाद भारत में इसकी बैठक होगी। आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक समूह जिसमें भारत एक प्रमुख देश है उसमें 10 या 22 साल बाद किसी संगठन की बैठक होगी, सार्क की बैठक नहीं। यही लॉजिक मैंने लगा किया। 1985 में गठित हुआ है तो भारत इसका एक मजबूत देश है, तो भारत में तो पहले होनी चाहिए इसकी बैठक। तो मैंने 1986 में इसका आंसर लगाया और यही सही भी है। सार्क का जो स्थापना 1985 में हुई और इसकी भारत में पहली बैठक 1986 में हुई। यही तो सोचना है आपको भी,
ये सोचना सीधे नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ तो इसको सीखने की कोशिश की। मैं अब अमूमन हर बार कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे ही 10-10 बार क्वेश्चन आपको लेकर आऊँ और ये सीरीज़ हम आगे बढ़ाते रहें कभी तक भी, मतलब जो भी पेपर होंगे उनमें मैं उन क्वेश्चंस को आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन हमारे ना आने पर भी हम अपने पुराने ज्ञान के जो हमने आसपास से पढ़ा है, मतलब जो भी हमने अतिरिक्त पढ़ा है उससे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए, और बहुत हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं इसके अंदर, वो भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब ये देखिए, हाँ ये क्वेश्चन भी देखिए, कठिन लगेगा लेकिन जो ज़्यादा लंबा लंबा है मतलब सोचिए जल्दी गिर जाएगा वो क्वेश्चन। द हार्डर दे लुक द ईजियर दे फॉल। ठीक है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना है ये, आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना दी है। इसमें समावेशी विकास का लक्ष्य था बल, तो उसमें इन चारों में से क्या शामिल नहीं था बल इस समावेशी विकास में। ठीक है, चलो आपको मान लीजिए समावेशी विकास का अर्थ भी नहीं पता है। अब एक तो आपको अगर इसका अर्थ पता है तो फिर भी इसे हो जाए, समावेशी विकास मतलब सभी को शामिल करते हुए, मतलब जो गरीब है उसको भी समानता नापते हुए, ऐसी वाली बात करते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए, एक कह रहा है गरीबी को हटाना, एक कह रहा है रोजगार के अवसरों का विस्तार करना, एक समानता को कम करना, एक कह रहा है पूंजी बाजार को मजबूत करना। अब पहला ऑप्शन कह रहा है गरीबी को हटाना और दूसरा ऑप्शन कह रहा है रोजगार के अवसरों का विस्तार करना। गरीबी कब हटेगी? जब रोजगार के अवसर होंगे तभी तो हटेगी, यानी ये दोनों को स्टेटमेंट तो सेम है। गरीबी हटाना है तो हमें रोजगार बढ़ाना पड़ेगा। अब ये दोनों तो सही होने ही चाहिए। अब देखिए तीसरा, ये कह रहा है लैंगिक असमानता को कम करना और पूंजी बाजार को मजबूत बनाना। अब आप मुझे बताइए, इस लैंगिक असमानता को कम करना को आप इनके नज़दीक रख पा रहे हैं या पूंजी बाजार को मजबूत करना? ये तीन तो मुझे लग रहे हैं कि ठीक है, मतलब जो गरीब, जो भी दमित वर्ग है, जैसे महिलाएं हैं, उनकी समाज में स्थिति बहुत दमित वाली स्थिति रही है पहले से ही। 1911वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है, तो उन्हें उठाने की बात, इन दोनों में क्या बात हो रही है? जो ये पहला और दूसरा ऑप्शन है उसमें बात क्या हो रही है? जो गरीब है उसको उठाना, यानी जो कमजोर वर्ग है उसको सशक्त करना। ये भी तो वही कह रहा है तीसरा ऑप्शन भी, कि हम जो लैंगिक असमानता, यानी जो पुरुष और महिला के बीच जो गैप रहता है हम सोसाइटी में, उसको कम करना। ये तीनों स्टेटमेंट एक, मतलब एक डब्बे में हम ही नहीं रख सकते। अभी पूंजी बाजार को मजबूत करना कुछ रैंडम ही उठा के डाल दिया इसने, इसलिए मुझे नहीं आता था, या मैंने कभी नहीं पढ़ा 11वीं पंचवर्षीय योजना के समावेशी विकास के 10 प्रोविजन है, 20 प्रोविजन है, लेकिन जब आप थोड़ा सोचते हैं उस पर तो आप आंसर्स तक पहुंच जाते हैं। ये इसका आंसर, पूंजी बाजार को ये क्यों डालेंगे? अगर तीन चीज़ ऐसी देखें तो ये चौथा चीज़ तो रैंडम ही डाल दिया ना इसने, इसलिए ये इसका आंसर है। समावेशी विकास का लक्ष्य नहीं था। ठीक है, सीखिए ऐसा सर, आप जरूर से इसे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा इससे। अब और एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में सही कथन चुनिए। चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं आता है मुझे, फिर भी पढ़ने की कोशिश। यह किसी भी देश को कर्ज देता है, किसी भी देश को कर्ज दे देता है। यह सिर्फ विकासशील देशों को कर्ज देता है। ठीक है, यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है। ठीक है, और अंतिम स्टेटमेंट क्या है? यह देश के केंद्रीय बैंक को देता है। यह देश के केंद्रीय बैंक को कर्ज देता है, देश के केंद्रीय बैंक को। अब आप मुझे गौर से पढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं। यह कह रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? यह किसी भी देश को कर्ज दे देता है। पर कोई भी देश आ जाए मतलब हम कर्ज दे देंगे। क्यों दे देंगे भाई किसी भी देश को कर्ज? हम कुछ तो क्राइटेरिया निश्चित किया होगा ना इसने, कि हम किसी भी देश को, तो हर ऐसा तो होगा नहीं कि किसी भी देश को कर्ज दे देगा, कुछ तो इसको भी चाहिए होगा ना अपने रूल और मानक। ये मुझे थोड़ा डाउट वाला लग रहा है। और ये कह रहा है सिर्फ विकासशील देशों को कर्ज दे सकता है। विकासशील देश क्या होते हैं पता है? विकसित राष्ट्र हो गए, विकसित राष्ट्र हो गए अमेरिका जैसे, विकासशील राष्ट्र हो गए भारत जैसे। अल्प विकसित राष्ट्र भी तो होते हैं, साउथ अफ्रीका के अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है तो उसमें अल्प विकसित राष्ट्र हैं। तो क्या सबसे गरीब तो वही देश हैं, तो उन्हें कर्ज नहीं देगा ये? सिर्फ विकासशील देश, यानी सिर्फ भारत, चाइना, ब्राजील जो विकासशील कर रहे हैं उनको ही उनको देगा। अल्प विकसित को तो सबसे ज़्यादा जरूरत है, उन्हें नहीं देगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट कट हो जाए। यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है। पर फिर से वही बात कर दी। हो सकता है कि अफ्रीका का एक जो सबसे कमजोर देश है वो इसका सदस्य ना हो, लेकिन उसको ऋण की आवश्यकता पड़ेगी तो ये उसे नहीं देगा क्या? गलत, देगा उसे। अब यह देश के केंद्रीय बैंक को कर्ज देता है। ठीक है, ये थोड़ा सुनने में ठीक लग रहा है मुझे कि यह देश के केंद्रीय बैंक को कर्ज देगा। हाँ, क्योंकि अमूमन जो कर्ज लिया जाएगा वो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ही लिया जाएगा, सरकार द्वारा नहीं लिया जाएगा। सरकार की जो भी लोन लिया जाएगा वो केंद्रीय बैंक द्वारा लिया जाता है। ठीक है, अब यह किसी भी देश को कर्ज देता है या फिर देश के केंद्रीय बैंक को कर्ज देता है, इसमें से मुझे ये वाला ज़्यादा एप्रोप्रिएट लग रहा है, इसलिए मैं इसके साथ जाऊँगा। ठीक है, ये इसका सही। चलिए, आपको ये और ये में कंफ्यूजन नहीं था तो आप इन दोनों को तो हटा सकते थे ना, कि सिर्फ विकासशील देशों को या फिर सिर्फ सदस्य देशों को। ऐसे सिर्फ वाले जहाँ भी स्टेटमेंट है थोड़ा सोचना वहाँ पर कि ये सिर्फ क्यों कह रहा है, कहीं ना कहीं पर झोल है। ठीक है, चलिए आप सीख रहे हैं नहीं कुछ? ठीक है, सीखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए फिर से एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है।
ये कह रहा है 1991 के जो आर्थिक सुधार हुए थे ना, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए। अब देखिए, चलो इसका आंसर आप अमूमन बी और सी, क्योंकि ऐसा दिखता है तो अमूमन ये लगा दे, यही आंसर। लेकिन कैसे सोचिए, ये कह रहा है कि जीडीपी में कृषि का हिस्सा बहुत बढ़ गया, बल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बल मतलब 1990 तक कम था, 1991 में मैंने किया तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बल एक ही साल में ऐसा कैसे हो गया, थोड़ा सोचिए। मतलब तो ये तो बहुत ही रैंडम स्टेटमेंट हो गया ना कि हमने आर्थिक सुधार किए क्या, जीडी मतलब कृषि का हिस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया जीडीपी में बढ़ेगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा ना। और ऐसा नहीं हुआ इस दौरान, अब जब से आर्थिक सुधार हुए तब तो हम कृषि से अपनी अर्थव्यवस्था को सेवा क्षेत्र की ओर ट्रांसफर कर रहे थे ना, तो कृषि का हिस्सा तो कम हो रहा था। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। एफडीआई का अंतः प्रवाह हुआ। अब एफडीआई क्या है, सुना होगा ना आपने, इकोनॉमी पढ़ी है पहले तो। एफडीआई जो विदेशों से भारत में निवेश होता है, तो आर्थिक सुधारों का मतलब क्या था, वैश्वीकरण कर रहे हैं हम, यानी विदेशों से भारत में निवेश आए, इसके नियमों में ढील दे रहे हैं, तो ये तो ठीक हो गया। विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई, ये भी ठीक है। अब एफडीआई आएगा, यानी पैसा आ रहा है भारत में, तो भारत का जो विदेशी विनिमय कोष, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो बढ़ेगा ही ना। थोड़ा सोचने की कोशिश करना, मतलब अगर आपने क्वेश्चन थोड़ा पढ़ा है, अगर जैसे आपने 1991 के सुधार पढ़े हैं अगर, लेकिन ये सब नहीं पढ़ा है, तो सोचेंगे तो आपको अवश्य आंसर्स तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलिए और हैं कुछ क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। अब देखिए, ये इतना लंबा क्वेश्चन दिया और इतना सरल क्वेश्चन है ना, ये जो 66 वाला देखिए इतना सरल है, मतलब अगर नहीं पढ़ा तो ये बहुत बड़ी गलती करते हो आप ऐसे क्वेश्चंस को न पढ़कर। ये कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों में कभी कभी आलोचना की जाती है, लेकिन एक कारण में आलोचना नहीं, सिवाय इसके केवल, यानी इन चारों में से 3 कारण तो है जिससे आलोचना की जाती है, लेकिन एक कारण है जिससे आलोचना नहीं की जाती। इसका क्या मतलब हुआ, वो 3 कारण यानी विश्व बैंक कुछ खराब करता होगा, एक कारण यानी विश्व बैंक कुछ अच्छा कर रहा होगा, इसलिए उसकी आलोचना नहीं की जाती। अब पढ़िए तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। चलिए स्टेटमेंट सुनिए, आराम से स्टेटमेंट पढ़े भी होते तो आप इसका आंसर निकल जा रहे हैं। देखिए ये कह रहा है, इस आलोचना क्यों होती होगी, इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने हेतु तरीका नहीं है, तरीका नहीं होगा तभी तो आलोचना होती होगी। ठीक हो गया। यह बहुराष्ट्रीय निगमों की कठपुतली है, कठपुतली होगी यानी अपने स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रही, इसलिए तो आलोचना हो रही है, ये भी ठीक है। यह सदस्य देशों की संप्रभुता को कम करता है। अब आलोचना हो रही है यानी कम करता होगा तभी तो आलोचना हो रही है। अब चौथा देखिए, यह उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है। अब ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है ना, अच्छा डब्ल्यूटीओ बनाया है तो ये उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर स्वतंत्र, देशों के बीच व्यापार स्वतंत्र हो, ये अब ये बुराई करने का कारण है क्या? अगर मैं अपना काम अच्छे से करता हूं तो आप मेरी बुराई करोगे? नहीं, ये आलोचना का मुद्दा है ही नहीं, आप पढ़ के ही आंसर मिल गया यार इसका। इतना सरल क्वेश्चन था, मतलब कि यह उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है, तो जब ऐसा करेगा तो हम आलोचना थोड़ी करेंगे। अच्छा ठीक है, ऐसा इसीलिए तो आपका गठन किया गया हमने, तो ये इसका आंसर था। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए पहले, अगर नहीं भी आता तो फिर भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, जरूर से आपको आंसर्स मिलेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन भी सरल है, लेकिन आपने अगर छोड़ दिया, अगर आपको टैक्सेस क्या होते हैं उसकी भी थोड़ी भी समझ आती है क्वेश्चन बनने। ये कह रहे हैं, वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी है, मैं किस कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया? जीएसटी ने किस कर को समाप्त कर दिया गया, ये कह रहा है। अब पहली बात ये सोचिए, यहाँ पर जीएसटी कैसा कर है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, सीधे नहीं लगता है वो, सभी पर समान लगता है। चलिए अब देखिए, ये कॉर्पोरेशन कर दे रखा है, आय कर दे रखा है, संपत्ति कर दे रखा है और मूल्य संवर्धित कर दे रखा है। अगर आपका थोड़ा भी लॉजिक सेंस है तो देखिए, संपत्ति कर, कॉर्पोरेशन कर और आय कर, ये तीनों डायरेक्ट टैक्स हैं, और मूल्य संवर्धित कर जो वैट है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। मैं क्या कह रहा हूँ, संपत्ति कर, कॉर्पोरेशन कर और आयकर, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स और जो संपत्ति कर है, ये सभी प्रत्यक्ष कर हैं, डायरेक्ट टैक्स हैं। जबकि जीएसटी तो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो जब ये किसी को समाप्त करेगा तो वो इनडायरेक्ट टैक्स ही तो होगा। और वैट क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। आपको कुछ सोचना ही था। अगर तीन ये कॉमन, ये तो सी सेट जैसा क्वेश्चन लग रहा है, रीजनिंग जैसा, कि कौन इसमें से विषम है, ऐसा छांटिए वाला। ये तीनों डायरेक्ट टैक्सेज हैं, तो इसको तो समाप्त करेगा नहीं इनडायरेक्ट वाला, तो इसने इनडायरेक्ट वाले को किया, वैट को खत्म कर दिया। ठीक है, तो मतलब पढ़ेंगे तो आंसर्स मिलेंगे, लेकिन पहले पढ़ने की आदत डालिए। ठीक है, अब देखिए ये कितना सरल क्वेश्चन है। अब जिसने लगाया नहीं तो उसकी, गंगा सागर मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? और ऑप्शन देखिए कैसे डाल रहे हैं इसने, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। अरे गंगा सागर मेला लग रहा है तो गंगा नदी के संबंध में, सागर यानी नदी वाला, मतलब पानी वाली चीज़, तो गंगा सागर यानी गंगा नदी के संबंध में अगर मेला लग रहा है तो गुजरात में लगेगा क्या वो मेला? गुजरात में गंगा नदी बहती है। आंध्र प्रदेश में क्यों लगेगा गंगा सागर मेला? राजस्थान में क्यों लगेगा गंगा सागर मेला? गंगा नदी तो पश्चिम बंगाल से होकर जाती है ना, तो एक ही तो देश है यहाँ, एक ही तो राज्य है जहाँ से गंगा जा रही है इनमें से, तो वो पश्चिम बंगाल है, तो ये गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है। सिंपल सा लॉजिक।
नहीं पढ़ा हो तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पहले पढ़ने की कोशिश करनी है, तभी आप अपने मार्क्स को बढ़ा पाएंगे। तो ये अगर आपने ये इस क्लास से कुछ सीखा है तो वो तो अच्छी बात है, ऐसे ही सीखने की कोशिश कीजिए। और पढ़ने के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो एप्टीट्यूड है वो तो डेवलप करना ही पड़ेगा। तभी हम कहते हैं कि अब जैसे एक बार पढ़ लिया, लगातार अच्छे नंबर आने का यही एक रीज़न होता है कि हम लगातार बेसिक्स तो हमारा कवर है, लेकिन हम उन क्वेश्चंस को भी टैकल करने की कोशिश करते हैं जो हमें नहीं आते, और उसमें से अमूमन हमारा अगर सही तरीके से सोचते हैं तो वो क्वेश्चन सही होने की संभावना बहुत रह जाती है। ठीक है, तो चलिए, आपने अगर सीखा तो ज़रूर से अपना फीडबैक दीजिए, क्या मुझे ऐसी क्लासेस और लेनी चाहिए या नहीं, और अगर और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास को अच्छी लगती है तो शेयर भी किया कीजिए और अन्य साथियों को भी इससे जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।